हेलो बेटा जी, वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो नोट कीजिएगा आप सभी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो देखो बेटा, आपने जनरल रिफ्रैक्शन तो सीखा है कि जब लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। तो इसी बात का ध्यान में रखते हुए हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म करते हैं। ये हमने एक ट्रायंगुलर सरफेस बनाई, ग्लास के प्रिज्म की ऊपर की सरफेस ए बी सी, ठीक है बेटा। और हमने एक इसमें एक तिरछी रे जो है इंसिडेंट रे पास आउट की इस पे, ये दिस इज द इंसिडेंट रे पी क्यू। पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे। तो ग्लास प्रिज्म पे एक तिरछी इंसिडेंट रे पास आउट की हमने। तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे मिलती है ए बी सरफेस के, इस तिरछी सरफेस के, उस पॉइंट पे हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है बेटा, क्योंकि ये तिरछी सरफेस है प्रिज्म की। अब इस सरफेस से इधर इधर लेफ्ट साइड पर क्या है? एयर है, यानी कि रेयरर मीडियम, और इस सरफेस के अंदर क्या है? ग्लास है, यानी कि डेंसर मीडियम। ठीक है बेटा, तो लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है, इस सरफेस पर नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसको हम I1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब लाइट की रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। देखो, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रे ऐसे सीधी निकल रही थी, ये रे जो है वो ऐसे सीधी निकल जाती। ठीक है ना, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रे सीधी निकल जाती, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से, रेयर से ग्लास में जाने की वजह से ये रे नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। कुछ इस तरह से ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ये नॉर्मल है, इसकी साइड बेंट हो गई। ठीक है बेटा, तो ये वाला एंगल जो है वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिंग एंगल R1। R1 से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अच्छा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और जहां पे रिफ्रैक्ट हुई है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? Δ1, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। कितना एंगल मुड़ गई? ये रे ऐसे जा रही थी तो कितना एंगल डेविएट हुई? दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन Δ1। अब ये रे इस सरफेस पर यहां पर आ गई, एसी सरफेस पर इस पॉइंट पर मिली। अब इस पॉइंट पे फिर हम नॉर्मल बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बना दिया। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा डेंसर मीडियम में, इसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, अब लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाएगी इस सरफेस से, तो अगर ये सरफेस ना होती, ग्लास ही होता ये भी, ये वाला मीडियम, जैसे कि यहाँ एयर है, ठीक है ना, पूरा ग्लास होता, तो ये रे सीधी निकल जाती है ऐसे कुछ, है ना, बिना डेविएट हुए। लेकिन ग्लास होने की वजह से ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। नॉर्मल ऊपर को है तो ये नॉर्मल से अवे ऐसे नीचे को रेट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये P Q R और S इस तरह से रे प्रिज्म से पास होगी। ऐसे तिरछी जाएगी, फिर नीचे को बेंट होगी, फिर इसमें से फिर और नीचे को बेंट होगी। ठीक है बेटा, रेयर से डेंसर में जाने पे नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, डेंसर से रे में जाने पे नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो यहां पर ये एंगल मान लेंगे I2 है, एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ इमरजेंट I2। अच्छा, ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई, तो जितना एंगल यहाँ पे सरफेस पर मुड़ गई, ये क्या होगा? Δ2, यानी कि सेकेंड एंगल ऑफ डेविएशन, दोबारा जो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ Δ2। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये इंसिडेंट रे है, ये इमरजेंट रे है, तो इमरजेंट रे को अगर हम पीछे मिलाएंगे इस तरह से कुछ डॉटेड लाइन से,
तो ये वाला पूरा डेविएशन कहलाएगा डेल्टा, यानी कि कितने इंसिडेंट रे पास आउट हो रही थी, ठीक है। प्रिज्म से निकलने के बाद ये रे यहां से निकली बाहर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा। कितना एंगल बेंट हो गई, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कितना एंगल बेंट हुई, दैट इज द टोटल डेविएशन डेल्टा। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के, पहला डेविएशन प्लस दूसरा डेविएशन, टोटल डेविएशन, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखेंगे आप इसमें बात। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्रिज्म के थ्रू एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो किन किन फैक्टर्स पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी म्यू पे डिपेंड करता है। एक तो अगर इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। ये I1 है वैसे, तो यहाँ पे I लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड वन डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए, ये वाला एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंड फोर्थ वन है वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट यूज्ड। जो हम ये लाइट रे यूज कर रहे हैं ये किस वेवलेंथ की है, वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट यूज्ड। तो इन फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर्स है, डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है ये भी अभी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिलेशंस आप इसमें और ध्यान रखेंगे। एक्चुअली 2 रिलेशंस आप इसमें ध्यान रखेंगे। एक तो एंगल R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। देखो बेटा, वैसे तो आपकी बुक में डेरिवेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो आपको डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ये R1 है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर, और R2 है एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड सरफेस पे, ठीक है बेटा। तो R1 प्लस R2 ए के इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि I1 प्लस I2, I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन फर्स्ट सरफेस, AB सरफेस, AB फेस, और AC फेस पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो I2 है। तो I1 प्लस I2 होता है A प्लस डेल्टा के इक्वल। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। 2 इक्वेशंस ये डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको हम बताएंगे कि ये चारों फैक्टर्स किस तरह से डिपेंड करते हैं। तो ये बात आप इसमें ध्यान रखेंगे सबसे पहले फैक्टर में कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के साथ बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा मटेरियल का तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मटेरियल का तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, ठीक है बेटा। सेकेंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसको आप एक ग्राफ की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, घटते घटते एक मिनिमम वैल्यू तक आता है फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वैल्यू तक आता है, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने के साथ साथ एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है। तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, मिनिमम वैल्यू तक आता है, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने के साथ।
तो इसको कैसे हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिए। ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस पे हमने आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, वाई एक्सिस पे डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन हमने बनाया। तो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से जो है ये ग्राफ आता है, इस तरह से ये ग्राफ आता है आई और डेल्टा के बीच का कर्व। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है ना, यहां से इधर की साइड एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एक्सिस पर है, बढ़ रहा है, तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू घट रही है, ठीक है ना, यहां से यहां तक घट रही है मिनिमम वैल्यू तक। तो ये हम यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से ये मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मिनिमम वैल्यू को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमम डेविएशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ये किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होता है। अच्छा, इससे पहले जो एंगल है, सपोज यहाँ पे कोई एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ पे इसको हमने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, तो ये सपोज I1 है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर जो वैल्यू आती है दैट इज द सपोज I2। तो I1 और I2 डिफरेंट वैल्यूज हैं पर्टिकुलर एंगल के लिए, है ना। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, फिर एक मिनिमम वैल्यू तक आके, एक पर्टिकुलर एंगल तक आके मिनिमम होता है, फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म ए। एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है बेटा। तो ये सिंपली है, डायरेक्टली है। इसके बाद फोर्थ वन है वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट यूज। ये इनवर्सली होता है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है लाइट की, यानी कि इस कलर की वेवलेंथ जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, विजिबल लाइट विबग्योर होती है, आपको पहले ही बताया था, है ना, वॉयलेट से लेकर रेड तक। तो अगर वॉयलेट कलर की ले लेते हैं तो वेवलेंथ वॉयलेट कलर की कम है, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे वेवलेंथ्स बढ़ाएंगे, यानी कि रेड कलर की अगर ये लाइट लें तो रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि वेवलेंथ बढ़ने के साथ एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू वेवलेंथ बढ़ने के साथ कम होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू वॉयलेट कलर के लिए वो ज्यादा होती है और रेड कलर के लिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो इसलिए एंगल ज्यादा होगी और रेड कलर के लिए कम होगी, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। तो वॉयलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा और रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम, नॉट। देखो बेटा, एक बात और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने आपको ये बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने के साथ एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटता है, मिनिमम वैल्यू तक आता है, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, इसमें मिनिमम डेविएशन की एक बात ध्यान रखेंगे, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फॉर मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है कि I1 जो है वो I2 के इक्वल होगा। ये जो I1 और I2 जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और R1 भी R2 के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है R1 और ये वाला एंगल R2 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है जो ये QR रे है, ये वाली रे QR रे, ये वाली, तो ये वाली रे इस बेस के पैरेलल होगी, ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो मिनिमम डेविएशन के लिए I1 और I2 इक्वल होंगे और R1 और R2 इक्वल होंगे, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है बीच वाली, ये बेस के पैरेलल होती है इस कंडीशन में, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एंगल आता है बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे दो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो इसलिए I की वैल्यू जो है वो मिनिमम डेविएशन के लिए दोनों सेम होंगे। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए, तो R1 R2 को इक्वल रखते हैं, तो R रख लेते हैं, तो 2R इज इक्वल टू A,
तो इससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन a/2 ये भी लिख सकते हैं हम इसमें मिनिमम डेविएशन के लिए। ये फॉर मिनिमम डेविएशन है, फॉर मिनिमम डेविएशन। और I1 को भी I लिख लें, I2 को भी I, तो ये हो जाएगा आपका 2I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा को डेल्टा m लिख लेंगे, तो डेल्टा m की वैल्यू 2I माइनस ए। इस फॉर्मूले से भी मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हैं, मिनिमम डेविएशन। बस ये जनरल नॉलेज के लिए आपको बात बताई है, ठीक है बेटा। किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना है, ठीक है। तो नोट कीजिए और नेक्स्ट टर्न पर आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।